नमस्कार, विक्रम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चल रहे हैं मिलवाने उस शख्सियत से जिस शख्सियत ने न केवल सड़क से लेकर सदन तक हर एक आम आदमी की आवाज़ को उठाई है और आम जनों के जो सवाल हैं आज उनसे हम सीधे जानेंगे और जानेंगे कि वास्तविक इस समय क्या परिस्थितियां हैं धरातल पे। तो बहुत स्वागत है राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल सर का। सर नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल, अभी एनआरसी का मुद्दा थमा ही नहीं था, किसानों का आंदोलन चल रहा है, ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण पे कानून की बात चल रही है। पहला सवाल। देखिए, एनआरसी में एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो देश के किसी भी नागरिक के विरुद्ध जाती हो। ये अपोजिशन ने कुछ हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को बहकाने का काम किया है और उनको बरगलाया है। हम लोग बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इस एनआरसी में केवल प्रोविज़न इतना है कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में अल्पसंख्यक यानी हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध जो वहाँ धार्मिक आधार पे प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं और वो एक सर्टेन डेट तय की गई है 2014 दिसंबर। उससे पहले जो लोग यहाँ आ चुके हैं उनको यहाँ की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसमें जो हिंदुस्तान में नागरिक रह रहा है उसके तो विरुद्ध कुछ भी नहीं है। ये अपोजिशन की निराशा और हताशा का परिणाम है कि वो किसी भी मुद्दे को हवा देते हैं, तथ्य के साथ बात नहीं करते और केवल हल्ला मचाते हैं। सर, लेकिन जिस तरीके से फिर किसानों के लिए बिल लेके आए उसका भी कहीं विरोध हो ही रहा है और अभी भी किसान डटे हुए हैं। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून प्रस्तावित चल रही है जिस पर चर्चा, उस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, किसानों के मामले में मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ, देश के जो किसान हैं उन्होंने जो कानून माननीय मोदी जी लाए, कृषि कानून सुधार कानून, उनका स्वागत किया और मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ ये देश के किसानों की ही मांग थी। पूर्व में मनमोहन सिंह जी की सरकार में आप कांग्रेस के नेताओं के पूरे सदन के अभिभाषण सुनिए, भाषण सुनिए, उसमें वो सब उन सब चीज़ों की वकालत करते नज़र आ रहे हैं जिसका आज वो विरोध कर रहे हैं। ये केवल कुछ बिचौलियों के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है जिसकी वजह से ये सब चल रहा है और आज वहाँ किसान नाम मात्र का है, वहाँ पे सब बिचौलिए आड़ती बैठे हुए हैं अधिकांश। सर, विपक्ष और कुछ लोगों का भी ये सवाल है कि कहीं ना कहीं अब किसान आंदोलन जो है वो राजनीतिक रूप ले चुका है। राकेश टिकैत जी ने अभी हाल में एक बयान दिया है कि वो लखनऊ में जाके घेराव करेंगे, यहाँ संसद का घेराव कर रहे हैं। ऐसे में 15 अगस्त आने वाली है, कहीं 26 जनवरी फिर से ना दोहराई जाए। इन सबको लेके आपके मन में क्या है और किस तरीके से सरकार इस पर आगे बढ़ रही है? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि अब इस आंदोलन में किसान नहीं रह गए हैं। ये कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम चलाया जा रहा है और किसान संगठनों ने भी इस पे आरोप लगाए हैं कि कुछ राजनीतिक दल इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आपने देखा जिस प्रकार सिंधु बॉर्डर पे एक बंगाली लड़की के साथ दुराचार हुआ, वो अपने आप में निंदनीय है। 26 जनवरी के दिन जो तथाकथित किसानों ने, मैं तो उनको किसान नहीं मानता क्योंकि किसान तो देशभक्त होता है, उन तथाकथित किसानों ने जो उपद्रव किया उसकी पूरी दुनिया में भारत देश की बदनामी हुई और भारत के हर नागरिक ने उसकी भर्त्सना की। तो ये ऐसा नहीं है और अब तो इनको बॉर्डर से उठ जाना चाहिए। बॉर्डर पे ये क्यों बैठे थे? बॉर्डर पे इसलिए बैठे थे कि साहब हमको दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा। अब तो प्रशासन ने इनको जंतर मंतर पे किसान संसद चलाने की अनुमति दे दी। तो अब तो मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि बॉर्डर से हट जाएं। 200 किसान रोज़ जो हैं किसान संसद में जंतर मंतर पे धरने पे बैठ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। तो अब इनको जनता के हित में, व्यापक हित में, ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो, बॉर्डर पे से हट जाना चाहिए और किसान संसद शांतिपूर्वक चलती रही। मुझे उम्मीद है कि ये शांतिपूर्वक चलती रहेगी और 15 अगस्त को कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी। सर, किसानों पे एक सवाल आऊँगा, अंतिम सवाल किसानों को लेकर। किसानों का कहना यह है कि सरकार फिर से हमें, जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि हम अभी लागू नहीं करेंगे, पहले बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद देखते हैं, आप भी अपने दीजिए। किसानों का ये मानना है या किसान नेताओं का कि सरकार फिर से ये चाहती है कि आंदोलन खत्म हो जाए किसी तरीके से और उसके बाद सरकार अपनी मनमानी करते हुए कानूनों को लागू कर दे।
नहीं, देखिए, मनमानी सरकार को अगर करनी होती तो इतने दिन आंदोलन नहीं चल सकता। सरकार तो हमेशा, माननीय प्रधानमंत्री हमेशा इस बात के पक्षधर हैं कि हम लोग आमने-सामने बैठें, बात रखें, और सरकार कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि हर कानून को क्लॉज़ बाय क्लॉज़, लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, और अगर उसमें कुछ भी ऐसा है जिसको कि लगता है किसान भाइयों की कि उनके हित में नहीं है, डिस्कशन करें, और अगर सरकार को लगेगा कि ये उनकी मांग उचित है तो उस पे विचार करेंगे। और सरकार ने जब वार्ताएं चल रही थी, एज ए गुडविल गेस्चर कुछ उनकी बातें मानी भी थी, तो सरकार ने तो हमेशा पॉजिटिव रुख रखा है किसान भाइयों के प्रति। और जहाँ तक राकेश टिकैत जी की बात है, मैं उनको बड़े विनम्र और अनुरोध पूर्वक करना चाहता हूँ कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जिनकी वो विरासत संभाल रहे हैं, उनकी तो मुख्य मांगें थी जो आज कृषि कानून सुधारों के माध्यम से किसानों को सौगात दी जा रही है। और खुद राकेश टिकैत जी ने जब ये पास हुए थे संसद से, इनका स्वागत किया था। मुझे नहीं मालूम किन कारणों से आज वो इसका विरोध कर रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में फरवरी में चुनाव है। जिस तरीके से कोरोना काल आगे अभी निकल के गया है, जनसंख्या नियंत्रण की किन मुद्दों पे आपको लग रहा है कि क्या फिर से भाजपा पिछली बार जैसे 2017 में क्लीन स्वीप किया था, इस बार कर पाएगी या मुश्किलें बढ़ेंगी? नहीं, देखिए, भाजपा पिछली बार से मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा सीटें लेके आएगी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पे पूरा चुनाव लड़ा था, क्योंकि 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे और उस समय वहाँ पे सपा सरकार थी। आज हमारे पास माननीय मोदी जी का आशीर्वाद है, माननीय योगी जी का काम है। इस 4.5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश में बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर कायम किया है। प्रदेश की जनता इसको सराह रही है। प्रदेश में उद्योग लगे हैं, सड़कों का जाल बिछाया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये सब पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। जेवर में जेवर एक्सप्रेस मेट्रो आ रही है, एयरपोर्ट आ रहा है, फिल्म सिटी आ रही है। तो ये सब ऐसे काम हैं जिनको जनता ने सराहा है, और जनता अब अपोजिशन के झांसे में नहीं आने वाली कि केवल वो कुछ नारे लगा के जातिवादिता के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। और प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो भारतीय जनता पार्टी के विकास को, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को, उन पे वोट देगी। और जहाँ तक कोरोना की आपने बात की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अकेले मुख्यमंत्री हैं पूरे हिंदुस्तान में जिनको खुद कोरोना हुआ, और जैसे ही वो कोरोना से ठीक हुए तत्काल उन्होंने जिलों का दौरा किया, कोविड वार्ड्स तक में गए हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स पे गए हैं, जिला में जिला अधिकारी के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, अधिकारियों के साथ, सबके साथ बैठक की हैं, कोविड कमांड सेंटर में गए हैं। तो उन्होंने इतनी मेहनत की है। और आप देखिए, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की आबादी है, अगर उस अनुपात में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी रही है। यद्यपि मैं ये मानता हूँ, एक भी जनहानि हमारे लिए चिंता का विषय है। सर, लेकिन विपक्ष का मानना है, मैं विपक्ष का भी साथ साथ अब की बार आम आदमी पार्टी को भी लूँगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं शायद अभी खुल के तो नहीं है, लेकिन गठबंधन हो सकता है सपा सरकार से। और दिल्ली में जिस तरीके से उसने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उसके बाद वो कह रही है कि उत्तर प्रदेश में भी शासन बदलेगा। और उनका मानना है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी को जिस रूप में लेकर आया था कि गुंडा राज खत्म होगा, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, ऐसे में अब उल्टा हो रहा है। देखा जाए तो गुंडा राज बढ़ रहा है और लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नहीं, ये मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। प्रदेश में पूरी तरह से माफिया राज खत्म हो गया है। जो माफिया हैं, उनके जो भी किले थे उनको ध्वस्त किया जा रहा है। आज अगर घटना होती है, उसकी इमीडिएट एफआईआर होती है। जो जुर्म करता है उसको तुरंत पुलिस एक्शन लेके उसको जेल में डालती है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। देखिए, जब तक संसार है, घटना तो ज़ीरो करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यदि एक भी घटना हो रही है तो उसको पुलिस और सरकार गंभीरता से ले रही है, और जो घटना करने वाला है उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो रही है। पूर्ववर्ती सरकार में एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। बहुत सारे
वर्ग ऐसे थे जो क्राइम करते थे और उनके खिलाफ पुलिस जो है एफआईआर करने से कतराती थी। आज वो स्थिति नहीं है। प्रदेश में छोटे से छोटा आदमी हो, बड़े से बड़ा आदमी, अगर वो क्राइम करेगा तो निश्चित रूप से सजा का भागी होगा। सर फिर भी अभी समय काफ़ी लंबा है, कितनी उम्मीद है इस बार कितनी सीटें आएंगी? नहीं, मैं पूरी संख्या तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि माननीय योगी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में पिछली बार से अधिक सीटें लाएंगे। अभी देखिए, माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज जो देश की सबसे ज्वलंत समस्या है जनसंख्या, वो जनसंख्या नीति ले आए हैं उत्तर प्रदेश में, जिसकी इतने समय से मांग की जा रही है। मैंने भी स्वयं 6 तारीख को राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से जनसंख्या के लिए काम कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि माननीय योगी जी जिस प्रकार से जनसंख्या नीति लाए हैं, उसका भी भारी जनता में स्वागत होगा। और जो बहुत सारे हमारे एनजीओ हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जो एक बहुत बड़ा काम कर रही है, हमारे आदरणीय इंद्रेश जी भाई साहब इसके लिए बहुत हमारा काम कर रहे हैं। हमारे जो मंत्री जी हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये सारे गिरिराज जी भाई साहब मंत्री जी हमारे इसके लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उन्होंने यात्राएं भी की हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो उत्तर प्रदेश की जनता के सामने हैं। लेकिन सर क्या आपको नहीं लगता कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लागू करने की बात चल रही है उत्तर प्रदेश में, 55% से अधिक किसान और ग्रामीण जनसंख्या है, ऐसे में उनको कैसे समझाया जाएगा? और जिस तरीके से जिन पॉलिसीज़ की बात कर रही है कि अगर इतनी होती है तो शायद आपको नौकरी और अदर सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है, सर वो कितना धरातल पर उतरने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोगों को लेके कहीं ना कहीं जो विपक्ष है और जो अदर हैं या कुछ लोगों का भी ये मानना है कि कहीं ये उल्टा ना हो अभी। नहीं, देखिए ऐसा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी खुद लाल किले की प्राचीर से जनसंख्या के बारे में पूरी देश की जनता को बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ होने जा रही है, जो कि पूरे विश्व में शायद 3 या 4 या 5 ही देश ऐसे हैं जो आबादी के हिसाब से यहाँ से बड़े हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए तो ये सबसे आवश्यक है, और हम इसको इस प्रकार से लागू करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग होगी कि किसी का भी 77 में जैसे कांग्रेस ने करने की कोशिश की थी, 75 से 77 नसबंदी, उस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। और हमारा जो मुख्य काम है, जो हमारे एनजीओज़ हैं, वो सबको घर घर जाके एजुकेट कर रहे हैं कि लोग इसको समझें, इसकी महत्वता को समझें। कानून तो तब काम करेगा जब लोग इसको नहीं मानेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि लोग स्वतः इसको मानें और लोग इसकी महत्वता को समझें। और मैं आपके सामने एक और आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जहाँ महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, हमारी माताएं बहनें पढ़ी लिखी हैं, वो जनसंख्या नियंत्रित खुद कर रही हैं। वो संसाधनों को, जनसंख्या के जो भी वो हैं संसाधन हैं या जो भी उसके तरीके हैं, वो अपना रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मेरे 2 बच्चे होंगे तो मैं उनको बेहतर नागरिक बना पाऊँगी, बेहतर शिक्षा दे पाऊँगी, जो घर में संसाधन हैं उसका बंटवारा कम होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के बीच जा रहे हैं। हमारे जो एनजीओज़ हैं, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन और भी इस तरह के लोग हैं, वो सब लोगों के बीच में जा रहे हैं, रैलीज़ हो रही हैं, लोग उसमें डिबेट्स कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं। तो हम लोग दोनों फ्रंट पे काम कर रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं कि सप्ताह इसका पालन करें, और जो लोग नहीं मानेंगे उनको कानून के माध्यम से कोशिश करेंगे कि वो इसको माने। इसीलिए वर्तमान में कड़ा कानून नहीं लाया जा रहा है, धीरे धीरे लोग इसकी इम्पोर्टेंस को समझें और स्वतः इसको अपनाएं। सर कहने का मतलब यह है कि अभी इसमें बहुत बड़े कड़े प्रावधान नहीं होंगे, पहले क्या इसको एक एग्जाम्पलरी रूप में लगाया जाएगा या इसमें कड़े प्रावधानों के साथ ही सीधे उतारा जाएगा? देखिए, अगर लोग स्वतः इसको मान लेंगे तो कड़े प्रावधान की ज़रूरत ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि लोग इसको खुद अपने आगे आके इसको अपनाएं। और आज देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो शिक्षित वर्ग है, जिसके पास संसाधन हैं, वो लोग सबके 2 बच्चे हैं। मैं तो मतलब इसमें धर्म और जाति आड़े नहीं आती। मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त ऐसे हैं जिनके 1 बच्चे या 2 बच्चे हैं। तो जो लोग इसको दूसरे चश्मे से देखते हैं, ये उनके लिए भी एक बड़ी सीख है। और अगर हम लोगों ने
एजुकेशन लेवल बढ़ा दिया, जिसकी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठते ही कोशिश की है, तो निश्चित रूप से ये प्रोग्राम हमारा बहुत सफल होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली तो उन्होंने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ से उनका था कि हम जब जनसंख्या नियंत्रण करेंगे तो ऐसा ना हो लिंग अनुपात गड़बड़ हो जाए, तो इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी जो पढ़ जाती है घर को अच्छे से सजाती है, संवारती है, घर को अच्छे से चलाती है, और उसको पता है कि अगर मेरे ज़्यादा बच्चे होंगे तो न केवल मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मेरे परिवार की वित्तीय भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और वो पढ़ लिख जो बेटियां गई हैं वो अच्छे से परिवार नियोजन कर रही हैं। धन्यवाद सर। एक अंतिम सवाल जाते जाते आपसे, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कई जो वैज्ञानिक हैं वो कह चुके हैं कि शायद तीसरी लहर आएगी, और कुछ ऐसा है विदेशों में, जैसे सिडनी में भी फिर से लॉकडाउन हुआ। कितनी इस बार सरकार तैयार है? ये देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने इस वैश्विक महामारी को चुनौती के रूप में लिया है। और जब पहले 2020 में 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया था, उस समय हमारे पास इसके बारे में जानकारी नहीं थी। आज हमारे पास जानकारी है, पीपीई किट बन रहे हैं, वैक्सीन लग रही है, लगभग 45-46 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। हमारे पास आज उसके लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं, कैसे इलाज होगा उसके लिए डॉक्टर्स के पास काफ़ी फीडबैक है। और देश की जनसंख्या और जो देश के नागरिक हैं वो भी धीरे धीरे इसकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। यद्यपि कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि तीसरी लहर को अवॉइड करने के लिए हम कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, तो मुझे लगता है तीसरी लहर नहीं आएगी। और ये भारत के लिए बहुत आवश्यक है, हम सब मिलके, सरकार और जनता मिलके तीसरी लहर को न आने दें। धन्यवाद सर। तो ये थे विक्रम टॉक्स में राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी, जिन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं। और वीडियो देख के आप भी बताइए, और आपके मन में भी ऐसे कुछ सवाल हैं तो आप सीधे पूछ सकते हैं। इन सवालों को हम सीधे लेके जाएंगे शिक्षकों के पास। धन्यवाद।